वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 2 जो कि चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स है, उससे रिलेटेड 20 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रही हूँ। इस 20 एमसीक्यूज में मैं उन क्वेश्चंस को मेनली कवर करूँगी जो कि आपके चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर रहे हों और साथ ही साथ जिनमें कुछ अलग हो, यानी कि ऐसे एमसीक्यू जो कॉमनली आपको नहीं मिले, तो उस तरह के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ताकि जो भी आपके एमसीक्यू सॉल्व करने की जो एक कैपेसिटी है वो अच्छे से स्ट्रांग हो सके। तो इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 के एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए थे, जिसका लिंक आपको यहाँ के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा अभी बाकी चैप्टर 10 तक के भी एमसीक्यूज जल्दी से डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम पीरियड का पड़ रहा है, यानी फिजिकल एजुकेशन का जो पड़ रहा है, उससे पहले हमारे ये 10 चैप्टर्स के एमसीक्यू कवर हो जाएं। इसके साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के बारे में कुछ आइडिया चाहिए है कि किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ मैंने बनाई थी, तो उसका वो भी आपको मेरे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देखिएगा। चैप्टर वाइज मैंने वर्कशीट डिस्कस की हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इट इज़ डिफाइंड एज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आरबीसी इन ब्लड, यानी कि जो आपके अमाउंट ऑफ ब्लड है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है, आरबीसीज जो हैं वो ब्लड में कम हो रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज़ एनीमिया। ठीक है, ब्लड की कमी की वजह से एनीमिक हो जाता है पर्सन। सो इस पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम एनीमिया है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच ऑफ दीज इज़ अ रेमिडियल एक्सरसाइज फॉर फ्लैट फुट। इनमें से कौन सा एक रेमिडियल एक्सरसाइज है आपकी फ्लैट फुट के लिए। सो योर करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। हम फ्लैट फुट जो है वो इन सारे के सारे ऑप्शन से सही कर सकते हैं, जैसे राइजिंग ऑन टोज, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, साइकिलिंग, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इन केस ऑफ डिफॉर्मिटी करेक्शन इज पॉसिबल थ्रू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़। मतलब कि इस तरह की डिफॉर्मिटी में पॉसिबल है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज से पर्टिकुलर डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकें। सो इसमें फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर इज फंक्शनल। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कैसे फंक्शनल आएगा, स्ट्रक्चरल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिफॉर्मिटी का तो मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो डिफॉर्म हो गया, स्ट्रक्चर में दिक्कत है, तो आंसर स्ट्रक्चरल होना चाहिए। बट नहीं, आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, फंक्शनल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है एक ऐसी डिफॉर्मिटी बतानी है आपको जो कि सही हो सकती है फिजिकल एक्टिविटीज़ से। यानी अगर हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं तो इस तरह की डिफॉर्मिटी सही हो जाती है। तो बिल्कुल फ्लैट फुट है, आपका बोलेग है, ये सारी डिफॉर्मिटी कोई ऐसा नहीं है कि पर्सन को हो गई तो जन्मजात उसके साथ रहेगी, नहीं, विद पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज वगैरह से हम उसे ठीक कर सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा, फंक्शनल डिफॉर्मिटीज़ होती है, यानी फंक्शन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो उन्हें हम फिजिकल एक्टिविटीज़ से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किम्फोसिस इज कॉमनली नोन एज। किम्फोसिस जो होता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं। सो ये करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, हंच बैक। ये ऑलरेडी पहले भी कई बार आ चुका है आपका, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में दिखाई देता है। सो करेक्ट आंसर इज हंच बैक, कहते हैं हम किम्फोसिस का दूसरा नाम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किम्फोसिस इज मेनली कॉज ड्यू टू। किम्फोसिस किस कारण से हो जाता है। कैरिंग हैवी लोड्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वीक मसल्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो ये करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। किम्फोसिस इन सारे कारणों से हो सकता है। किम्फोसिस स्पाइनल, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, बैकबोन जो है, उससे रिलेटेड डिफॉर्मिटी है आपकी। तो बिल्कुल भारी लोड्स अगर हम अपने पीठ पे लादे हैं, या हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या मसल्स वीक हैं, तो ये सारे ही कारण आपके हो सकते हैं किम्फोसिस की डिफॉर्मिटी के लिए। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। वॉकिंग ऑन द इनर एज of the feet
कैन बी रेमेडी फॉर, अगर हम अपने फीट को इनर एज यानी कि पैरों को थोड़ा अंदर करके, जो हमारी फीट है, जो एड़ियाँ हैं, उन्हें हम अंदर की ओर मोड़कर वॉक करें, तो ये हम किसके लिए रेमेडी है, ये उपचार हम किस कारण से कर रहे हैं? सो योर करेक्ट आंसर विल बी बो लेग्स। अगर बो लेग्स हैं यानी घुटने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो उसको हम बो लेग्स कहते हैं। बो लेग्स के केस में अगर हम फीट्स को अंदर की ओर मूव करके चलते हैं, फीट हमारी इनर एज की मूव होती है, सो बो लेग्स उससे करेक्ट होता है। सो दैट इज़ वाई योर आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। बेंडिंग हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजिशन हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ। अगर हम पीछे की ओर अपने सर को कर रहे हैं, बेंडिंग हेड बैकवर्ड, हम पीछे की ओर अपने सर को घुमा रहे हैं खड़े होकर, तो ये हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं? सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, किम्फोसिस। किम्फोसिस को ठीक करने के लिए आप बेंडिंग बैकवर्ड करते हैं। ये एक तरह की एक्सरसाइज है जो कि आपसे कई बार थ्योरी में भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज आर बेंट आउटवर्ड इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी एक ऐसी डिफॉर्मिटी जिसमें जो हमारे घुटने हैं, नीज जो हैं, वो आउटवर्ड बेंड होते हैं, बाहर की ओर बेंड होते हैं। इस तरह की डिफॉर्मिटी का कारण क्या है? कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी, किस चीज़ की कमी की वजह से ऐसी डिफॉर्मिटी हो जाती है? अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आपसे पूछा गया है। यहाँ आपको डायरेक्ट डिफॉर्मिटी का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पहले हमें डिफॉर्मिटी पता लगानी है, तो यहाँ नीज जो हैं वो आउटवर्ड बेंड हो रही हैं, यानी कि पर्टिकुलर कौन सी डिफॉर्मिटी है? बोलेग की है। अब बोलेग कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी, बोलेग किस की डेफिशिएंसी से हो जाता है, किस चीज़ की कमी से हो जाता है? सो योर करेक्ट आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब है यहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की ही कमी से, यानी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की ही कमी से या जो हमारी बोलेग डिफॉर्मिटी है वो अराइज हो सकती है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ सिंड्रोम इन विच एनीमिया and amenorrhea generally seen in teenage or adult female athletes who aren't meeting their energy requirement, यानी कि एक तरीके का ये एक सिंड्रोम है जिसमें एनीमिया भी हो जाता है, एमनोरिया भी हो जाता है, और एक डिजीज़ और हो जाती है टीनेजर्स को या फिर एडल्ट फीमेल्स को, जो कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती, या तो ठीक से खाना नहीं खा पा रही हैं या तो ठीक से अपना बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, उसकी वजह से फीमेल्स को हो जाती है ये दिक्कत। तो और कौन सी बीमारी? एनीमिया, और इसके साथ साथ जो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, ऑस्टियोपोरोसिस। ये फीमेल एथलीट ट्रैट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फीमेल एथलीट ट्रैट का मतलब 3 तरह की जो बीमारी जो फीमेल्स में जनरली पाई जाती है, कि अगर इनमें से कोई एक हो जाए तो बाकी 2 भी हो जाती हैं, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और एमनोरिया। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इन विच स्टेज ऑफ एज डिलेड प्यूबर्टी इज कंसिडर्ड, किस एज में हम ये मानेंगे कि प्यूबर्टी जो है वो देरी से हो रही है, यानी जो प्यूबर्टी पीरियड कहा जाता है मेल और फीमेल दोनों में, वो देरी से हो रहा है, तो किस एज में इसको हम कह सकते हैं कि हाँ देर हो गई है प्यूबर्टी होने में? सो योर करेक्ट आंसर विल बी एडोलसन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि एडोलसन अगर एज हो गई है तो उस केस में अभी तक अगर प्यूबर्टी नहीं हुई है तो फिर उसे लेट माना जाता है, वरना टीनेज की जो एज होती है उसमें प्यूबर्टी हिट कर जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ इंट्रा कैविट्री और यूट्रीन पैथोलॉजी, इस तरह की डिफॉर्मिटी तो नहीं कहेंगे, इस तरह की डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? सो योर करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं हम इसको, यानी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में इस डिजीज़ को जो हम नाम देते हैं वो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल मसल टू करेक्ट, यानी कि
हमें किस किस केस में अपनी स्ट्रेंथ जो एब्डोमिनल मसल की है, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है, उसकी स्ट्रेंथ को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा वो है लोडोसिस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लोडोसिस एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जो कि आपके एब्डोमिनल बैकबोन में होती है, और वहाँ की मसल्स को अगर हम स्ट्रेंथन रखेंगे तो लोडोसिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। स्कॉलियोसिस कैन बी करेक्टेड बाय स्विमिंग यूजिंग डैश स्ट्रोक टेक्निक। ये भी आपका काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कई जगह आपके पेपर में आया है। सो स्विमिंग किस डायरेक्शन में हम करें, यानी स्विमिंग किस तरीके से करें जिससे हम स्कॉलियोसिस को ठीक कर सकते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, ब्रेस्ट। यानी कि आप जब स्विमिंग कर रहे हैं तो जो पानी का जो जोर है, जो पानी का प्रेशर है, वो आपके ब्रेस्ट पे यानी आपके चेस्ट पे लगे तो बैकबोन में स्कॉलियोसिस अगर है तो वो ठीक हो सकता है। सो ब्रेस्ट इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। गोमुख आसन एंड पद्मासन आर परफॉर्म्ड टू रेक्टिफाई विच पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। गोमुख आसन और पद्मासन हम किस तरह की पॉस्चरल डिफॉर्मिटी को दूर करने के लिए परफॉर्म करते हैं। सो योर करेक्ट आंसर विल बी नॉकनी। नॉकनी को ठीक करने के लिए हम गोमुख आसन और पद्मासन करते हैं। दोनों ही घुटने एक दूसरे से दूर रखे जाते हैं, जिस केस में धीरे धीरे घुटनों का स्ट्रक्चर प्रॉपर हो जाता है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। पोस्चरल डैश इज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग मोटर स्किल्स। किस तरीके का पोस्चरल डैश हमारी मोटर स्किल्स को अफेक्ट करता है। मोटर स्किल्स का मतलब हो जाता है रोज़मर्रा के डेली रेगुलर एक्टिविटीज़, जैसे चलने फिरने, दौड़ने भागने, ये सारे चीज़ों का जो काम होता है उन्हें हम अपनी मोटर स्किल्स कहते हैं। तो मोटर स्किल्स किस तरह की पोस्चरल प्रॉब्लम्स को अफेक्ट कर सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी पोस्चरल डिफॉर्मिटी। यानी कि जो हमारा पोस्चर है, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो किसी तरीके से डिफॉर्म हो गया है तो उसकी वजह से हमारी मोटर स्किल्स अफेक्ट हो जाती हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं 16 पे। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है किम्फोसिस इज अ कॉमन डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन इन सर्वाइकल रीजन। किम्फोसिस जो है वो एक तरह की स्पाइन की डिफॉर्मिटी है जो कि सर्वाइकल रीजन में अकर करती है, यानी होती है। इसका रीज़न दे रखा है हेरिडिटी, एजिंग एंड वीकनेस ऑफ मसल आर द मेन कॉज ऑफ किम्फोसिस। हेरिडिटी का मतलब होता है कि इससे पहले भी जीन्स में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्पाइन में दिक्कत हो रही है, उम्र बढ़ने की वजह से हो रही है, मसल्स वीक हैं, इस वजह से किम्फोसिस हो रहा है। तो ये किम्फोसिस के कारण दिए हैं। सो ये करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन कि असर्शन रीज़न दोनों ही सही है, और साथ ही साथ आपका जो रीज़न भी है वो सही दे रखा है। हमने ऊपर भी किम्फोसिस की बात की है कि ये एक डिफॉर्मिटी होती है जो स्पाइन में सर्वाइकल रीजन में हो जाती है, और नीचे हमने उसी किम्फोसिस के कारण दे रखे हैं। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगेन असर्शन रीजन। भुजंगासन एंड पाम ट्री पोज करेक्ट डिफॉर्मिटी ऑफ लोडोसिस। लोडोसिस की डिफॉर्मिटी को ये सही करता है, ठीक। इसके बाद हमें रीज़न दे रखा है दीज आसन स्ट्रेंथन द मसल्स एंड हेल्प मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो ये दोनों आसन हैं, भुजंग आसन और पाम ट्री पोज, ये दोनों ही आसन हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। ये तो सही है, रीज़न सही दे रखा है, लेकिन इसका कुछ भी लेना देना आपके लोडोसिस से नहीं है। यानी अगर लोडोसिस है पर्टिकुलर पर्सन को, तो भुजंग आसन और पाम ट्री पोज उसके लोडोसिस को ठीक नहीं करेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन जो है वो गलत है बट रीज़न आपका सही दे रखा है, क्योंकि ये आसन कहीं ना कहीं मसल्स को तो इम्प्रूव करते ही हैं, बट लोडोसिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन एनीमिया एडल्ट फीमेल एथलीट एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेनली अफेक्टेड। जब पर्सन जो फीमेल होती हैं वो एनीमिक हो जाती हैं तो ये उनके एनर्जी पे इफेक्ट उसका पड़ता है, ठीक है। इसका कारण हमें दे रखा है एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स बिकम लोअर देन नॉर्मल। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनकी मात्रा कम हो जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। सो इसमें करेक्ट आंसर जो आपका है वो है ए ऑप्शन।
बिल्कुल, असर्शन रीज़न दोनों ही सही दे रखा है और एक्सप्लेनेशन भी सही है. सो ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. हॉर्स राइडिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्लियरिंग दिस डिफॉर्मिटी. हॉर्स राइडिंग करने से इस तरह की डिफॉर्मिटी सही हो जाती है, यानी कि इस तरह की डिफॉर्मिटी ठीक हो जाती है. सो ये करेक्ट आंसर विल बी नॉक नी हॉर्स राइडिंग करने से ठीक होती है. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पे. ड्यू टू कोविड पेंडेमिक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस. कोविड की वजह से कई सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं. एंड बैड सिटिंग पॉस्चर में एक्सपीरियंस दिस कंडीशन लेटर. और उनके बैठने का तरीका सही ना होने की वजह से, यानी बैड सिटिंग पॉस्चर की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है. सो कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? सो योर करेक्ट आंसर विल बी किम्फोसिस, क्योंकि बैठने का स्ट्रक्चर जो है तो किम्फोसिस यानी बैकबोन में नीचे की ओर जो बोन है वो बहुत ज़्यादा आपकी बेंड हो सकती है. तो किम्फोसिस इज द करेक्ट आंसर. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. सो आज हमने ये 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए चैप्टर 2 से. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 3 से क्वेश्चन डिस्कस करूँगी. तो आप आगे की सीरीज़ भी ज़रूर देखिएगा. और इसके अलावा थ्योरी के क्वेश्चंस की भी मैंने सीरीज़ बनाई है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में. और इसके अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत है, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सारे टॉपिक के वीडियोस मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. तो आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन्हें देखिएगा, ताकि जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए. इसके अलावा अगर बोर्ड से रिलेटेड कोई भी आपके प्रॉब्लम है या आपको कोई भी क्वेरी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिए. साथ ही साथ इसे बाकी फ्रेंड्स में और स्टूडेंट्स में शेयर भी करिए. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड.